बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जनरल रिटायर कमर बाजवा के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है ना, वो तो पूरी चार्जशीट अब पैदा हो गई है। और पहला सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इमरान खान इस मुल्क के वजीर आज़म रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। यानी कैसे एक फौजी जर्नैल इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि फलां आदमी अगर पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। अब उनको ये साबित करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। ये सवाल उठाया जा सकता है कि जनाब आपको क्यों लगता था कि अगर इमरान खान वजीर आज़म रहेगा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। ऐसी ही एक गलत असेसमेंट 1971 में हुई थी और फिर मुल्क दो टुकड़े हो गया था, फिर एक बांग्लादेश बन गया था। बार बार गलत असेसमेंट का खुमियाजा पाकिस्तानियों ने भुगता है। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान की जंग में अमरीकी जंग का हिस्सा बनने का फैसला, वो भी इसी डर के साथ किया गया था कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान आज तक उस जंग में उतरने का खुमियाजा भुगत रहा है और अभी पता नहीं कितना हम भुगतेंगे। एक फौजी जनरल इस नतीजे पर पहुंच गए कि अगर इमरान खान रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। यानी वो इस नतीजे पर पहुंच गए और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत खुद ही खत्म हो जाए? फिर हमने देखा कि ऑटोमेटिकली जो कैदियों वाली वैन्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गई वजीर आजम हाउस के बाहर। हमने देखा कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, वजीर आजम कोई और था, वजीर दाखिला कोई और था, सील किसी और ने कर दिया। फिर हमने देखा कि लोटे बनना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि अजीबोगरीब लोगों की मुलाकातें होना शुरू हो गई और होटलों के अंदर कमरे बुक हो गए और वहां पे बाकायदा प्रोटेक्शन दी गई इन लोगों को। ये सारी चीजें रजीम चेंज होता हुआ हमने खुद देखा। पैसा भी मुबैना तौर पे बहुत चलाया गया और ये सारी चीजें करके एक रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, क्योंकि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को यह लगता था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रहता तो मुल्क ना रहता। अब ये जो कॉलम है ना, इसके अंदर जावेद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया कि 22 अगस्त की रात इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की एक मुलाकात हुई थी। जनरल बाजवा ने अपने साइड की स्टोरी जो है वो सुना दी है जावेद चौधरी साहब को। सदर पाकिस्तान इस मुलाकात में थे नहीं, ये बाकी लोग बाहर थे और 1-to-1 मुलाकात गालिबन रिपोर्ट हुई है कि ये 45 मिनट तक इनकी हुई। अब दोनों में से एक आदमी बता सकता है, तो ये बात जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही बतानी थी, तो उन्होंने फिर ये मुलाकात जो है उसके बारे में बातचीत बताई है जावेद चौधरी को। इमरान खान साहब का अभी बताना बाकी है, वो क्या बताते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। 22 अगस्त की रात को ये मुलाकात हुई है। मैं आपको 22 और 23 अगस्त के जंग अखबार का पेज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आप पहले देख लीजिए। 22 अगस्त 2022 का अखबार, इसकी खबरें सिर्फ आप देखिए कि किस माहौल के अंदर और किन हालात में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हो रही है और पीटीआई को कितना दीवार के साथ लगाया गया था। इसमें इमरान खान साहब की नाअहली सर के ऊपर है और इसी अखबार में इमरान खान साहब का ऊपर एक बयान है, मेरी नाअहली कौम का नुकसान, गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ेगा, तरीके इंसाफ को खत्म करने का मंसूबा बनाया गया है, जो करना है करो, कौम को हकीकी आजादी दिलाने तक सड़कों पर रहूंगा। और शहबाज गिल से ज्यादा तल्ख बातें फौज के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ ने की है। उन दिनों शहबाज गिल गिरफ्तार था और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद के इल्जामात सबके सामने थे और शहबाज गिल ने खुद भी बताया था कि मुझे करंट भी लगाया गया, नाजुक हिस्सों पे मेरे कपड़े उतारे गए और मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो अभी तक यही बात कहते हैं कि जनाब हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है, मेरे साथ खासतौर पर शहबाज गिल साहब ये कहते हैं। फिर इसकी जो मेन हेडिंग है जंग अखबार की, वो ये कहती है कि इमरान गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें, मुज़ाकरात जारी, पार्टी रहनुमाओं से राब्ते, हदायत दे दी, बनी गाला के रस्ते सील, पुलिस, कमांडोज, रेंजर्स तैनात। यानी इस तरीके से हर चीज बंद होने के बाद, और वजीर दाखिला कह रहे हैं अलग से मुकदमा दर्ज हो या शहबाज गिल केस का हिस्सा बनाया जाए। कानूनी राय तलब, वजीर आजम भी गिरफ्तारी चाहते हैं इमरान खान की और वजीर दाखिला ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाजत मांग ली। वारंट आईजी इस्लामाबाद तक पहुंच गए, फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अब इस शदीद तरीन दबाव के माहौल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात की थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। आप समझ रहे हैं ना बात को?
यानी ये दबाव शदीद तरीन बढ़ा के शहबाज गिल को गिरफ्तार कर दिया, कमांडोज तैनात कर दिए, रेंजर्स वहां पे आ गई, पुलिस कमांडोज आ गए, सबने आकर घेरा डाल लिया, वारंट आईजी के हवाले कर दिया गया, वजीर आजम हाउस से गिरफ्तारी का कह दिया गया, शहबाज गिल के टॉर्चर की खबरें लगातार बाहर आ रही हैं, इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस भेज दिया गया, उसकी एक तकरीर को लेकर एक बहुत बड़ा मुअम्मा खड़ा कर दिया गया। इस कदर शदीद दबाव के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात की गई। अब आप समझ रहे होंगे कि मुलाकात से पहले दबाव क्यों डाला जाता है, ये तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जिस माहौल में ये मुलाकात हो रही है। बहरहाल 23 अगस्त 2022 अगला दिन जब मुलाकात हो चुकी थी, उसके बाद की खबरें देखें। मेन हेडिंग इसकी यह है कि इमरान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई, खातून जज को धमकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस का नोटिस जारी करने पर इत्तफाक, लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की 3 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर, जुमेरात तक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। यानी आप अगर गौर करें तो यह शदीद तरीन दबाव का माहौल बनाया गया था अगस्त के इन दिनों में, जिन दिनों में एक मुलाकात इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई थी। दूसरी चीज के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कोई एक शख्स होता कौन है जो ये फैसला कर ले कि ये शख्स मेरे मुल्क के लिए ठीक है या गलत है। फर्ज करें कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कोई ये फैसला कर ले कि वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, फर्ज कीजिए, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? हालांकि उनके बारे में फैसला किया जा सकता है, उनको ओहदे से हटाया भी जा सकता है आईनी तौर पे और बनाया भी जा सकता है आईनी तौर पे। एक मरतबा उनको एक्सटेंशन भी दी गई है, यह भी एक आईनी तरीका था। लेकिन क्या एक आर्मी चीफ ये क्लेम कर सकते हैं कि वजीर आजम रहता तो मुल्क ना रहता? यानी वजीर आजम की इतनी औकात है कि वो इंटरव्यू देंगे और वजीर आजम बनेंगे, और जब पसंद नहीं आएंगे तो वो हट जाएंगे और कोई और वजीर आजम बन जाएगा। ये बड़ी नामुनासिब बात है और एक ऐसी सोच है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देती। बहुत नामुनासिब बात है। इस कॉलम ने बहुत कुछ मवाद दिया है। आने वाले 1 हफ्ते तक इसका पोस्टमार्टम चलता रहेगा, जो कुछ जनरल बाजवा साहब ने कहा है, क्योंकि जावेद चौधरी साहब तो सीधी सीधी वही बातें बताएंगे जो बाजवा साहब ने जावेद चौधरी साहब को बताई हैं। अब उन बातों में से निकल के आ रहा है वो आप देखते चली जाइए, आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, एक खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान तमाम मामला तय पा गए, लेकिन हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान की कौम के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का महंगाई का एक तूफान आने वाला है। तरक्याती मंसूबे रुकने वाले हैं। यानी इस IMF के साथ जो पाकिस्तान ने यह मुआहिदा किया है, पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर इतना बदतरीन मुआहिदा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान को अगर हकीकी मानों में किसी ने गिरवी रखा है तो इस मुआहिदे में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को हकीकी मानों में गिरवी रख दिया है। ये बचत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनके वुज़रा की तादाद काबीना की 85 हो गई है। 85 अरकान इनके जो है वो कैबिनेट का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को बचत करने की जरूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने में मसरूफ हैं और तमाम ब्यूरोक्रेट और तमाम निजाम उन लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं जो कुछ भी करके इलेक्शन में डिले डाल दें। लेकिन अब मामला अदालत में चला गया है, क्या होगा वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कहा जी कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये कामयाब मुज़ाकरात तो इसका नतीजा तो ये निकलेगा कि IMF थोड़े पैसे देगा। वो पैसे कितने वो भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी अभी दी जाएगी। यानी ये जाएंगे, जाकर बताएंगे, बोर्ड की मंजूरी होगी और फिर 1 अरब 10 करोड़ रुपया मिलेगा। जितनी देर में वो पैसा आएगा 1 अरब डॉलर और कम हो जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं ना, इस वक्त हम पहुंच गए हैं 2 अरब 90 करोड़ अमरीकी डॉलर्स पे। 3 अरब डॉलर से भी कम का ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं और ये तारीखी तौर पे पाकिस्तान दोबारा नीचे जा रहा है। जब नवाज शरीफ पहले वजीर आजम थे और इसहाक डार उनके साथ थे, तो उस दौर में भी इन्होंने, ये मैं बात कर रहा हूं 99 वाले दौर की, तब भी ये ज़र मुबादला के ज़खायर को बहुत नीचे ले गए थे। बल्कि ये अपना रिकॉर्ड ऐसा लगता है कि इस मरतबा दोबारा तोड़ देंगे। IMF से ये पैसा जितने अरसे में मिलेगा, पाकिस्तान इतना पैसा खर्च कर चुका होगा ऐसा दिखाई देता है। दोस्त ममालिक कितना भी पैसा दें, लेकिन पाकिस्तान की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा पैसों की है।
وہ پیسہ پورا کرنے کے لیے مہنگائی کا ایک خوفناک طوفان آنے والا ہے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ملیں گی، گھی مہنگا ملے گا، چاول، آٹا، چینی، دالیں، ہر چیز آپ کو بہت مہنگی ملے گی، اور یہ بوجھ قوم کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. پاکستان کی مارکیٹ رکی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز اتنی بڑی ہو نہیں رہی، اور اکنامک ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے معیشت کا پہیہ اتنا تیز نہیں چل رہا، اہداف پورے نہیں ہو رہے. جو چیزیں انہوں نے مان لی ہیں اس میں بدترین مہنگائی ہے. یہ معاہدہ قوم کے سامنے لایا جانا چاہیے، کیونکہ ذرائع سے جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں وقتاً فوقتاً باہر آئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. اور یہ پورا معاہدہ قوم کے سامنے رکھا جائے کہ انہوں نے IMF کے سامنے ملک کو کس قیمت پر گروی رکھا ہے. 350 ارب روپے تک ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا، اور یہ حکومت بچت کرنے پر تو تیار ہے نہیں. خرچے تو یہ کھلے کر رہے ہیں، اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی پیسہ دے رہے ہیں، اور رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو اب کم کیا جائے گا، یعنی جو ترقیاتی منصوبے پاکستان میں چل رہے تھے وہ اب آپ کو چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے 90 دن میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کے ذریعے دائر کی گئی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنرز پنجاب و KPK کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیں. درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ حکم دے کہ 90 دن کے آئینی مدت کے اندر انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ درخواست میں وفاق اور دونوں صوبائی چیف سیکرٹریز کو بھی فریق بنایا گیا ہے. اب ذرا اس کو آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی اس کے اندر اپنے آپ کو جوڑا ہے، تو یہ معاملہ اب چلا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. ایک دن پہلے کے یعنی کل کے سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر معزز جج صاحبان کے، وہ یہ تھے کہ جس طرح کا پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے اس پہ ان کے یہ تھے کہ عوام فیصلہ کرے. اب یہ معاملات عوام کے پاس جانے چاہیے. ایک فریش مینڈیٹ کا پاکستان تقاضا کر رہا ہے نا. تو وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے جو ڈائریکشنز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا حل نئے عام انتخابات کے اندر ہے. اب نئے عام انتخابات کے اندر جانا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھے گا نہیں. تو یہ سپریم کورٹ کے اندر درخواست چلی گئی ہے. اس درخواست کے بارے میں اب کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا. دوسری جانب PMLN نے بہت سارے جلسے جو ہیں وہ شروع کر رکھے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اندر ایک تقسیم بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے چودھری نثار علی خان صاحب چھوڑ گئے تھے، جیسے مفتاح اسماعیل ناراض ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی ناراض ہیں، ویسے بھی سردار مہتاب وہ بھی ناراض ہیں. یہ بڑے سینئر عہدوں کے اوپر رہے ہیں PMLN کے، اور خیبر پختونخوا سے PMLN کے سب سے سینئر رہنما ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ پیسے والے اور ایسے لوگ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جو سیاسی نہیں ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کو عہدے بانٹ دیے گئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے خیبر پختونخوا کی سیاست چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سارے معاملے کو لے کر، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اپنے ٹائم پر کروائے جائیں، کیونکہ دیکھیں انتخابات ٹائم پر ہوں گے تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ کے اندر کہنا تھا کہ ملک میں آئین کی بالادستی کا راستہ صرف عدلیہ کے پاس ہے، بروقت انتخابات کے انعقاد کے لیے صرف عدلیہ سے امید ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے. ہم انتخابات میں پارٹی ٹکٹ صرف وفاداروں اور مخلص لوگوں کو دیں گے. اور APC کے بارے میں انہوں نے کہا کہ APC بلا لیں، جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بعد میں کریں گے. پہلے حکومت دہشت گردی کے خلاف APC تو بلا لے، پھر ہم دیکھیں گے. پھر عمران خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں کہا کہ مریم نواز کو مسز منڈیلا بنا کر پاکستان میں لانچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا نواز شریف وطن واپس آئیں، انہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا. جبکہ مریم نواز کو مسز منڈیلا بنا کر لانچ کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی ہے. IMF سے جو معاہدے ہیں عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، حکمران اپنے ڈالر باہر منتقل کر رہے ہیں، اب معیشت کو صرف سمندر پار پاکستانیوں کی سرمایہ کاری بچا سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی ریئلٹی ہے. لیکن سمندر پار پاکستانی پاکستان میں پیسہ لائیں کیوں؟ یہاں اپرچونٹی کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے حکومت کو پالیسیز دینی پڑتی ہیں، حکومت کو
इस तरह की पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतें मैसर आए। यहां पे तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आते हैं उनके लिए कोई एयरपोर्ट के ऊपर इज्जत देने का इंतजाम नहीं है। जितना पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं इतना तो पाकिस्तान कर्जा नहीं लेता पूरे साल में, इतने की तो हम एक्सपोर्ट्स नहीं करते। तो हर बंदे को हम सहूलत देते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजने वाले हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो कैसे वो एयरपोर्ट्स के ऊपर रुल रहे होते हैं ये भी हमने देखा है। यानी उनके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम बनाया जाए और थोड़ी सी उनके लिए सहूलत पैदा की जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज बदकिस्मती से की नहीं जाती। और आखिरी सबसे अहम खबर बताना तो मैं आपको भूल गया, और वो खबर जो है वो एयरवे के ऊपर आई है, और वो खबर दी है राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये कहते हुए कि अगर इमरान खान ने मुझे बुलाकर भी टिकट देने का कहा तो मैं टिकट नहीं लूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी ये हालत हो गई है कि राजा रियाज जैसा आदमी बुलाकर भी अगर इमरान खान कहेंगे तो वो टिकट नहीं लेगा। हां, अगर मरियम नवाज ने टिकट देने के लिए कहा तो फिर सोचूंगा।